हेलो, नमस्कार मेरे सभी साथियों का। राजस्थान एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल और उनसे संबंधित प्रमुख स्थान यानी कि किस प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हमने छोटे छोटे प्रयास किए थे उस क्लास में थोड़ा बहुत आपको पढ़ाने का। आज हम बात करेंगे कि जयपुर प्रजामंडल जो राजस्थान का क्या था, सबसे पुराना और प्राचीन प्रजामंडल था, जिसको हम राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल भी बोल सकते हैं। तो चलिए इस जयपुर प्रजामंडल की हम लोग शुरुआत करते हैं। जयपुर प्रजामंडल, अब देखो कि जयपुर में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना की अलख जगाने वाला कौन था? अर्जुन लाल शेट्टी। यानी कि जयपुर में सर्वप्रथम लोगों को राजनीति के बारे में जागरूक करने वाले कौन थे? अर्जुन लाल शेट्टी थे। इसलिए इनको जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक किसे कहते हैं? अर्जुन लाल शेट्टी को जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक कहते हैं। और अर्जुन लाल शेट्टी द्वारा ही सन 1960 में जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल शेट्टी द्वारा 1960 में जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में क्या होता था कि इस विद्यालय में क्रांतिकारियों का एक प्रशिक्षण केंद्र था, यानी कि क्रांतिकारियों को युद्ध लड़ने से पहले इनमें तैयार किया जाता था। वास्तविक रूप से ये विद्यालय नहीं थे, इनका उद्देश्य एक ही था कि क्रांतिकारियों को यहाँ पर क्या देना था? ट्रेनिंग देना था। फिर क्या हुआ कि सन 1921 में जमनालाल बजाज द्वारा राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया गया। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसको सीक्वेंस वाइज जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख तिथि है उनको हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कि जैसे 1931 में स्थापना होने से पूर्व इसमें कौन कौन सी घटना घटित हुई थी। यानी हम लोग यदि सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो बेटा आसानी से जो याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन की स्थिति हमारी पैदा नहीं होगी। फिर क्या हुआ कि 1927 में जमनालाल बजाज द्वारा जयपुर में चरखा संघ की स्थापना होती है। जमनालाल बजाज द्वारा जयपुर में चरखा संघ की स्थापना होती है। फिर क्या हुआ कि 1931 में जयपुर में कपूरचंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। अब पूछेंगे कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा इसकी स्थापना होती है। लेकिन उस समय क्या होता है कि यह प्रजामंडल असफल रहता है ना। यह प्रजामंडल क्या होता है? असफल रहता है। फिर क्या हुआ, इस प्रजामंडल का अध्यक्ष भी कपूरचंद पाटनी को बना जाता है। देखो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा। फिर क्या हुआ कि यह प्रजामंडल किसी कारणवश असफल हो जाता है और इस प्रजामंडल का अध्यक्ष भी किसको? कपूरचंद पाटनी को बनाया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि सन 1936 में जयपुर प्रजामंडल की क्या होती है? पुनर्स्थापना होती है। सन 1936 में जयपुर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना होती है। फिर इस समय इसको अध्यक्ष यहाँ पर चिरंजीव लाल मिश्र को 1936 में जयपुर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना के समय यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, 1936 में। सन 1938 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? चिरंजीव लाल मिश्र को। और 1921 में कपूरचंद पाटनी को 1931 में बनाया गया। फिर 1940 में हीरालाल शास्त्री है जो जयपुर प्रजामंडल से जुड़ते हैं और 1940 में इसका क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। फिर बात करें कि 1942 में एक समझौता होता है, उसको हम कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। 1942 में होता है। इसमें जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य ये समझौता होता है और इस समझौते के माध्यम से निम्न शर्तें रखी गई थी कि जयपुर की सरकार युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देगी। यानी कि जब भी अंग्रेज राजस्थान पर युद्ध करेंगे तो जयपुर के निवासी या फिर जयपुर की जनता अंग्रेजों का साथ नहीं देगी। और फिर यह कहा गया कि प्रजामंडल अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करेगा। यानी कि जयपुर प्रजामंडल से यह भी निवेदन किया गया था कि इस एग्रीमेंट का यह उद्देश्य था कि जयपुर प्रजामंडल के निवासियों को यह कहा कि सभी कार्य शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा। फिर यह कहा गया कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। कि भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में होगा तो इसमें यह भी शर्तें रखी गई थी, जयपुर के निवासी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ये थी इस जेंटलमैन एग्रीमेंट का प्रमुख शर्तें। आगे हम बात करें कि एक जयपुर प्रजामंडल का एक वर्ग था जिसमें बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, हंसराज दौलत राय भंडारी आदि शामिल थे। और इस वर्ग द्वारा 1942 में एक नए संगठन का गठन किया गया जिसको हम क्या कहते हैं? आज़ाद मोर्चा। तो आज़ाद मोर्चे का गठन 1942 में किया गया था और इसके प्रमुख सदस्य बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और हंसराज दौलत भंडारी आदि इसमें
शामिल थे। फिर क्या हुआ कि ये आज़ाद मोर्चा 1942 के इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेता है। कब? 1942 में आज़ाद मोर्चा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेता है। फिर क्या हुआ कि सन 1945 में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आज़ाद मोर्चे का विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया था। कब? 1945 में जब नेहरू आते हैं तो नेहरू ने यह प्रयास किया कि आज़ाद मोर्चे को जयपुर प्रजामंडल में शामिल कर दे। फिर इस आज़ाद मोर्चे का 1946 में देवी शंकर तिवारी को आज़ाद मोर्चे का मंत्री बनाया गया। कब? 1946 में देवी शंकर तिवारी को आज़ाद मोर्चे का मंत्री बनाया गया था और आज़ाद मोर्चे का गठन 1942 में किया गया था और इनका उद्देश्य क्या था कि आज़ाद मोर्चा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेता है। ठीक है। फिर हम बात करें कि सन 1946 में जयपुर प्रजामंडल में अखिल भारतीय लोक परिषद का अंग बन गया। आपसे पूछेगा कि जयपुर प्रजामंडल अखिल भारतीय लोक परिषद का अंग कब बना था? सन 1946 में। जब जयपुर प्रजामंडल इस संघ का अध्यक्ष बन गया, इस संघ का जब सदस्य बन गया था, तब उसके बाद में हम जयपुर प्रजामंडल को जयपुर जिला कांग्रेस के नाम से जानते थे। किसको? जयपुर प्रजामंडल को जयपुर जिला कांग्रेस के नाम से जाना जाता था। एक बार देखो, वापस रिवीजन कर लेते हैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी द्वारा इसकी क्या होती है? स्थापना होती है और 1936 में इसका क्या होता है? पुनर्गठन होता है या फिर इसकी पुनर्स्थापना होती है।